नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। हमारी खास पेशकश राजनीति में आपका स्वागत है। चुनावी साल में प्रदेश की राजनीति में छिड़ने वाले सियासी समर से पहले पूरे प्रदेश के सियासी समीकरण, आंकड़ों के असर, दिग्गजों के दांवपेच, जातियों की जटिलता का जाल और महारथियों की महत्वाकांक्षाओं की हकीकत के साथ हम लेकर आए हैं राजनीति का वो राग जो किसी के कानों को सुकून देगा तो किसी को कर्कश भी महसूस हो सकता है। पिछले एपिसोड में प्रदेश की राजनीतिक राजधानी जोधपुर के साथ बॉर्डर पर बसे बाड़मेर और जैसलमेर की पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में जानकारी दी थी और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस संभाग के गोड़वाड़ इलाके के कहे जाने वाले पाली, जालोर और सिरोही का सियासी मिजाज। प्रदेश की पॉलिटिक्स के नवाचारों से अछूते प्रदेश के इस कोने की बीजेपी का ये वो कोना है जो बीजेपी का बंकर माना जाता है, जिसे ब्लास्ट करने में बैकफायर का पूरा खतरा है। अपनी पंचायती के लिए पहचाने जाने वाले पाली जिला बीजेपी का वो बैटरी बन चुका है जिससे बीजेपी को लगातार सियासी करंट मिलता रहा है। पाली जिले की विधानसभा सीटें कांग्रेस के लिए तपती धूप के बीच वो मृगमरीचिका बन चुकी है जिन्हें हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं 4 तो कहीं 3 दशक से हिरणी की तरह दौड़ते दौड़ते हाफ चुकी है, लेकिन बीजेपी को मात नहीं दे पाई। वहीं गोड़वाड़ क्षेत्र के जालौर और सिरोही ऐसे जिले हैं जहां की आबादी के बड़े हिस्से ने 90 के दशक में उदारीकरण के बाद गुजरात में जाकर ऐसी जड़ें जमाई कि अब गुजरात की हवा यहां के मौसम का मिजाज तय करने लगी है। दोनों जिलों के लाखों की तादाद में गुजरात में बसे बाशिंदों ने गुजरात में जाकर आर्थिक समृद्धि के बूते जो सामाजिक दबदबा हासिल किया, उन्हें यहाँ की सियासत को बदलकर भी रखा है। यही वजह है कि एक जमाने में आरएसएस की शाखाओं की संख्या के बूते सियासत करने वाली बीजेपी अब प्रवासियों के बूते परिवर्तन का पैंतरा चलाती है और 3 दशक के गुजरात में गायब कांग्रेस हाथ मलती रह जाती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुई मोदी आंधी के बाद हुए 2 चुनाव में गोड़वाड़ इलाकों की 14 सीटों में से कांग्रेस सांचौर की सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 13 और 2018 में 11 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2018 में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय ताल ठोकने वाले संयम लोढ़ा और खुशबीर सिंह जोरावर ने बीजेपी की 2 सीटें कम जरूर कर दी थीं। इस दौरान हुए लोकसभा चुनाव में इस इलाके की दोनों सीटों पर बीजेपी बाजी मार रही है। कुछ महीनों के बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूदा कांग्रेस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से उपजी भावनाओं को बुनाने की तैयारी में है और कांग्रेस प्रदेश सरकार की योजनाओं के बूते चुनावी आंकड़ों में उतारने की तैयारी कर रही है। इस बीच सीएम गहलोत के सांचौर को नया जिला और पाली को नया संभाग बनाने की घोषणा को भी कांग्रेसी मास्टर स्ट्रोक के रूप में महिमा मंडित कर चुनावी फायदा लेने की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी इसी फैसले को भीनमाल और रानीवाड़ा सीटों के लिए नुकसान का सौदा बताते हुए चुनावी ऑक्सीजन लेने की कोशिश में है। जिले की बात में सबसे पहले बात करते हैं पाली जिले की। प्रदेश के अलग अलग जिलों की अपनी अलग अलग खासियत है, लेकिन गुलाब हलवे की मिठास के साथ होने वाली पंचायती पाली की पॉलिटिक्स को अलग ही मुकाम पर ले जाती है। पंचायती की पराकाष्ठा ऐसी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक ही समय में 4 सांसद देने वाला जिला भी यही है, वो भी सिर्फ राजस्थान की लोकसभा और राज्यसभा सीटों पर ही नहीं, बल्कि पूर्वी कोने पर बसे उड़ीसा से भी यहीं के जाए जन्मे केंद्रीय मंत्री सांसद हैं। ओम माथुर के रिटायर्ड होने से पहले पीपी चौधरी, अश्विनी वैष्णव और नीरज डांगी समेत इसी जिले के बाशिंदे 4 सांसद पार्लियामेंट में पंचायती करते थे। सभी 6 विधानसभा सीटों को लेकर लोकसभा सीट, जिला परिषद से लेकर ज्यादातर पंचायत समितियां और नगर परिषद से लेकर नगर पालिकाओं तक बीजेपी ने तकरीबन हर जगह से जिले को कांग्रेस मुक्त कर रखा है। जिले के सांसद के तौर पर पीपी चौधरी 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। दूसरी बार जब सांसद बने
बनने के बाद वो पहले जैसे सक्रिय नहीं रहे, उसका जमीन पर चर्चा जरूर है। हालांकि पीपी चौधरी के कुछ महत्वपूर्ण समितियों में शामिल होने के कारण दिल्ली में व्यस्तताएं भी बढ़ी हैं और ये भी माना जा रहा है कि क्या इस बार अश्विनी वैष्णव पाली से टिकट लेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि समीकरण तो ये कहते हैं कि अगर पीपी चौधरी को टिकट नहीं मिले तो यहां से कोई जाट नेता को चुनाव बीजेपी लड़ा सकती है। लेकिन प्रदेश की राजनीतिक शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल ओम माथुर का प्रभाव ऐसा कि वो किसी प्यादे को कब वजीर बना दें, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पिछले चुनाव में जैतारण सीट पर उभरे अविनाश गहलोत हो या सुमेरपुर नगर पालिका की राजनीति से सीधे विधानसभा पहुंचे जोराराम कुमावत हो, पिछले 3 दशक में ओम माथुर अपने ही अंदाज में बीजेपी की सीटों की झोली भरते रहे हैं। हाल ही में पाली में 300 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात देकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी यहां की राजनीति में दस्तक दे दी है। लेकिन जब विधानसभा टिकटों की बात आए तो ओम माथुर से पूछे बिना टिकट पर मोहर लगती नहीं है। तो वहीं एक एक सीट को तरस रही कांग्रेस की राजनीति यहां से सांसद रहे सीएम के चहेते बद्रीराम जाखड़ के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन 2014 के हार के बाद हालात बदल गए और 2019 के चुनाव में जाखड़ की बेटी के हारने के बाद समीकरण पूरी तरह बदल गए। वहीं रिटायर्ड होने के बाद से सोजत सीट पर आंख बिठाए पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी अब जिले की कांग्रेस की राजनीति में अपना मुकाम हासिल करने में जुटे हैं। कांग्रेस से बगावत करके जीते खुशबीर सिंह जोरावर पूरे जिले की बात विधानसभा में उठाने के लिए कांग्रेस का एकमात्र चेहरा है। सबसे पहले सहयोगी राजीव के पास चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर संभाग की राजनीति आसानी से कोई समझ नहीं पाता है। जिस तरीके से पीपी चौधरी और देवजी पटेल इन 3 जिलों में नेतृत्व करते हैं लोकसभा में, उसी तरह अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव में पाली में तमाम जो सीटें थी वो सब बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। अंदरूनी कलह और भीतरघात तो है ही, लेकिन जिस तरीके से खुशबीर सिंह जोरावर उस वक्त निर्दलीय लड़े थे, उसके बाद वो जीते। उसके बाद कुछ समय के लिए पायलट खेमे में चले गए, मगर अब फिलहाल अशोक गहलोत के खेमे में बताए जा रहे हैं। अगर बात ओवरऑल पाली के सांसद क्षेत्र की करें तो पीपी चौधरी ने सरकारी योजनाओं को भले ही वहां पर लागू कराने की कोशिश की हो, मगर एक 300 करोड़ रुपए का जो रेल का प्रोजेक्ट है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि वो लाए हैं, पीपी चौधरी अपने खाते में उसको डाल रहे हैं। इसी बीच ओम माथुर भाजपा की राष्ट्रीय नेता है, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। पाली की जब भी पंचायती होती है तो ओम माथुर भी कोशिश करती है, यानी कि पाली में जिस तरीके से अब 3-3 लोगों की पंचायती चलेगी, चाहे अश्विनी वैष्णव की बात करें, पीपी चौधरी की बात करें या फिर ओम माथुर की। और उधर बात करें देवजी पटेल की, जो कि जालोर और सिरोही से सांसद हैं, वो इस बार अगर विधायक का चुनाव लड़े तो ताजुब नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की कोशिश जरूर की है, मगर अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस इलाके से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वसुंधरा राज्य के खास बताए जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर उनको विधायक के रूप में चुनाव लड़ते देखते तो ताजुब नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो जालोर, सिरोही और पाली में भाजपा का दबदबा रहा है। कांग्रेस को इन तीनों जिलों में एक सीट का मिलना तो कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है। यह आगे आने वाले चुनाव में अगर पार्टी ने उस सर्वे के आधार पर जो जीतने वाले को टिकट नहीं दिया तो हालात पहले जैसे हो सकते हैं। बात करते हैं जिला मुख्यालय की पाली विधानसभा सीट की। जिस तरह कांग्रेस पिछले 4 दशक से सीट जीतने के लिए जूझ रही है, ठीक वैसे ही पाली शहर हर साल पीने के पानी के लिए जूझ रहा है। हर साल गर्मियों में यहाँ मीठा पानी पीने के सपने टूट जाते हैं और फिर पानी की कमी के विरोध में मटके फूट जाते हैं। 1980 में माणक मेहता कांग्रेस के अंतिम विधायक थे, लेकिन उसके बाद 2 बार मंडल कमंडल की आंधी में बीजेपी जीत गई। 1993 में निर्दलीय भीम राज भाटी को ऐसे चुनावी चस्का लगा कि 1998 के बाद भी भाटी बीजेपी की चुनावी वटी बन गए। 1998 में जीत के बाद से मुफ्त दवाइयों के बूते कांग्रेस का सियासी इलाज करने वाले ज्ञानचंद पारख का तोड़ कांग्रेस को मिल नहीं पा रहा और इस बार पारख के समर्थक उनके मंत्रिमंडल पहुंचने की भी उम्मीद लगाते रहे। तो कांग्रेस में केवल चंद गुलेछा
महावीर सिंह सुखलाई, संगीता बेनीवाल, नीलम बिरला और सुनीता कंवर के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। संगीता बेनीवाल के पाली के लगातार बढ़ते दौरे कई तरह के संकेत दे रहे हैं। सोजत विधानसभा की बात करें तो यहां पहली बार विधायक बनी शोभा चौहान पहली पारी में विपक्ष में बैठी, लेकिन काम और नाम दोनों मामलों में वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां के दावे उनके प्रशासनिक अधिकारी पति ने किए थे। 2 बार विधायक रह चुकी संजना अंगारी और 1 बार विधायक रह चुकी पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे की ये मुकाबला शोभा चौहान की परफॉर्मेंस को कमतर आका जा रहा है। उधर मुख्य सचिव पद से रिटायर्ड हुए निरंजन आर्य को सीएम की नजदीकियों के चलते कांग्रेस का कैंडिडेट तय माना जा रहा है। उन्हीं मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए जाने के बाद राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला और सक्रियता भी देखने को मिली, लेकिन लगातार 4 बार से जीत रही भाजपा अपने गढ़ को यूं ही ढहाने नहीं दे सकती। जैतारण विधानसभा की बात करें तो पाली की तरह इस सीट को हासिल करने के लिए भी कांग्रेस पिछले 38 सालों से इंतजार कर रही है। 1985 में यहां से जीतने वाले कर्नल प्रताप सिंह आखिरी कांग्रेस विधायक थे। उसके बाद ओबीसी वोटों से इस तरह एकजुट हुए ओबीसी वोट कि दूसरे किसी के लिए सीट निकालना नामुमकिन हो गया। 1990 से 2003 तक कुमावत वोट बैंक के जरिए लगातार 4 चुनाव जीतने वाले सुरेंद्र गोयल को 2008 के त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय दिलीप चौधरी ने हरा दिया, लेकिन वसुंधरा समर्थक गोयल ने 2013 में फिर वापसी की और कैबिनेट मंत्री बन गए। 2018 में ओम माथुर के आशीर्वाद से गोयल के पीए रहे अविनाश गहलोत बाजी मार गए, लेकिन इस बार इस सीट पर नए जिले की छाया पड़ने वाली है। जैतारण को ब्यावर जिले में शामिल करने की संभावनाओं को बीजेपी समर्थक क्षेत्र के सांस्कृतिक हत्या बताकर सहानुभूति के वोट बटोरने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस दमदार ओबीसी कैंडिडेट की तलाश में है। जैतारण चारों ओर उन विधानसभाओं में घिरा हुआ है, तो रिजर्व कैंडिडेट की सीट बन चुकी है ये जगह, और रिजर्व कैंडिडेट की इन्हीं सीटों पर सबसे बड़ा वोट बैंक समझने वाले जाटों ने बड़ी तादाद में पिछले कुछ सालों में जैतारण की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना शुरू कर दिया है। मेड़ता, डेगाना, बिलाड़ा और सोजत की वोटर लिस्ट से नाम कटवाकर जिस तरह जैतारण में जुड़े हैं, वो बड़े उलटफेर का कारण भी नजर आ रहा है। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय लड़ने वाले खुशबीर सिंह को सीरवी वोटरों से तगड़ी चुनौती मिली थी, जिसके बाद जीत का आंकड़ा सिर्फ 251 वोटों तक सिमट गया था। रिकाउंटिंग की तनाव ने खुशबीर सिंह की सेहत बिगाड़ दी थी, लेकिन जीतने के बाद सचिन पायलट ग्रुप के खुशबीर सिंह जोरावर सबसे ज्यादा बजट हासिल करने वाले विधायक बन गए। कभी पायलट गुट तो कभी अशोक गहलोत गुट के जाने वाले जोरावर की अगली रणनीति का खुलासा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पुरानी हार से सबक लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर तेजी से काम करने में जुट गई। इस इलाके में भाजपा नेता केसाराम चौधरी की दावेदारी इस बार के चुनाव में सबसे मजबूत बताई जा रही है। फिर भी इस बार कांग्रेस की राह आसान नहीं है। बाली विधानसभा वो सीट है जहां ओम माथुर ने 1993 में गंगानगर सीट से चुनाव लड़ रहे राजस्थान की राजनीति के अजात शत्रु पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को जबरदस्ती पर्चा भरवा दिया था। लगातार यहां से 2 चुनाव जीतने के बाद शेखावत उपराष्ट्रपति बनकर दिल्ली चले गए। जाते जाते अपनी विरासत पुष्पेंद्र सिंह को सौंप गए, जिन्होंने वसुंधरा राजे की सरपरस्ती में एक उपचुनाव और 4 विधानसभा चुनाव लगातार जीते। यहाँ के मगरा क्षेत्र के आदिवासी पर गजब की पकड़ रखने वाले पुष्पेंद्र सिंह चुनाव के आखिरी दिन में ऐसी बाजी पलटते हैं कि कांग्रेस देखती रह जाती है। उनकी ही दावेदारी अगले विधानसभा चुनाव में पुख्ता मानी जा रही है। कांग्रेस में पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़ अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन इस तलाश में राजनीतिक तलवारें भी खिंच रही हैं। पायलट ग्रुप के दुर्गा सिंह राठौड़ भी इस इलाके में सक्रिय हैं, तो वहीं अभिमन्यु सिंह भी कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सीएम के सियासी नजदीकियां रखने वाले बद्रीराम झाकड़ को फायदा मिल सकता है। सुमेरपुर सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए जिले में राजनीतिक रस्साकशी का सबसे बड़ा केंद्र है।
कांग्रेस की बीना काक 1985 में जीती, लेकिन 90 में राम मंदिर की आंधी में भाजपा के गुलाब सिंह ने काक का विजय रथ रोक दिया। 93, 98 और 2008 में जीतकर बीना काक ने इलाके में गजब की पकड़ बना ली। 2013 में बीजेपी से ओबीसी मदन राठौड़ और 2018 में बीजेपी से ओबीसी के जोराराम कुमावत यहां से जीत गए और इस बार बीजेपी से जोराराम और मदन राठौड़ के अलावा ओबीसी वर्ग के एक प्रशासनिक अधिकारी भी मुंबई के बड़े बिजनेस टाइकून को साथ लेकर ताल ठोकने की फिराक में है। और अगर ये बिजनेस टाइकून आते हैं तो फिर सियासी समीकरण डोल जाएंगे। तो कांग्रेस से शिशुपाल सिंह राजपुरोहित और युवा नेता यशपाल सिंह कुंपावत भी सक्रिय हैं। राजपुरोहित राजपूत, घाची और प्रजापत वोटों की बाहुल्यता वाली इस सीट पर मुकाबला मजेदार होगा। अब बात करते हैं सिरोही जिले की। प्रदेश के सबसे छोटे जिले में शुमार सिरोही की आक्रामकता मुगल काल में अकबर को 2 बार करारी शिकस्त देने से लेकर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा प्रोसीडिंग तक गवाह रही है। सिरोही की तलवार यहाँ की आक्रामकता की निशानी रही तो ज्यादा आक्रामकता दिखाने वालों के लिए सौंठ से बनने वाले यहाँ के मशहूर किट्टी के लड्डू बदहजमी होने पर अच्छों का हाजमा ठीक कर देते हैं। हाजमा ठीक करने के लिए ऐसी तासीर है कि पिछले कई दशकों से कई विधायक लगातार तीसरी बार जीत नहीं पाए। पुरुषार्थ के बूते प्रवासी बन यहाँ के लोगों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है और जज्बा ऐसा कि यहाँ के लोगों पर कहावत फिट बैठती है कि 6-10 होवे छाड़िया, एक बलेरो ऊंट, खेजड़ होवे खेत माए तो काड़ काट दूं कूट। जिले में 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से एक पर कांग्रेस के बागी होकर निर्दलीय जीते संयम लोढ़ा है, तो दूसरे पर 3 और 4 बार जीत चुके बीजेपी के विधायक हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरोही विधानसभा सीट की। सिरोही एक जमाने में आरएसएस की नर्सरी हुआ करता था और जिसका असर आज भी सियासत पर बखूबी दिखता है। लेकिन जहां की राजनीति में घुटे हुए संयम लोढ़ा ने ऐसी गुगली फेंकी है कि बीजेपी उसमें उलझ कर रह गई है। पिछले चुनाव में बीजेपी गिरी तो ऐसी गिरी कि अब तक उठ नहीं पाई। पिछले 4.5 साल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित और पूर्व विधायक ओटाराम देवासी सरकार के खिलाफ एक भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। करीब 50% यानी कि 3 लाख में से 1.5 लाख ओबीसी वोटरों के कारण यह सीट बीजेपी से आने वाले ओबीसी कैंडिडेट के लिए पश्चिम राजस्थान की सबसे सुरक्षित सीट में से एक मानी जाती है। लेकिन पिछले कैंडिडेट ओटाराम देवासी के ओबीसी वर्ग से होने के बावजूद पिछले 4 सालों के लगभग निष्क्रियता और इस सीट के लिए बाहरी होने के कारण बीजेपी का बड़ा कैडर उनसे किनारा कर चुका है। हाल ही में बीजेपी की जन आक्रोश रैली के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने बाहरी कैंडिडेट को टिकट देने के खिलाफ जन आक्रोश पत्र भर दिए थे। बीजेपी के लिए यह सीट पर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सटीक बैठती है। आपसी फूट, निष्क्रिय लीडरशिप और खेमेबंदी के कारण बीजेपी का कैडर इस सीट पर वोटरों के समर्थन के बावजूद अपनी मजबूती नहीं दिखा पा रहा। विधानसभा क्षेत्र में इस बार स्थानीय और आक्रामक प्रत्याशी की जबरदस्त मांग उठ रही है। ऐसे में जिले से बाहर के नेताओं के लिए बीजेपी का टिकट मिलने के बावजूद जीत की राह आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ संयम लोढ़ा के इस बार भी निर्दलीय उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। संयम लोढ़ा पिछले चुनाव में कांग्रेस को कोसने के बाद फिर कांग्रेस की गोद में ऐसे बैठे कि कभी सलाहकार तो कभी संकट मोचक की भूमिका में अशोक गहलोत की ढाल बन गए। अगर संयम लोढ़ा ने फिर से निर्दलीय ताल ठोकी तो ऐसी सूरत में कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए ओबीसी के हरीश परिहार, प्रकाश प्रजापति और डॉक्टर भूपत देसाई जैसे चेहरे को मैदान में उतार सकती है। आबू पिंडवाड़ा विधानसभा सीट पर वसुंधरा राजे के समर्थक समझे जाने वाले समाराम गरसिया तीसरी बार के विधायक हैं। क्षेत्र में विकास के कामकाज नहीं कराने और निष्क्रिय रहने के कारण इस बार माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। लेकिन समाराम हर बार डार्क हॉर्स की तरह टिकट भी पा जाते हैं और जीत भी जाते हैं।
गुटबाजी और भीतरघात की संभावनाओं के बीच रतन गरासिया भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस से लीलाराम गरासिया और गंगा बहन दावेदारी कर रही हैं। यहां से भाजपा और कांग्रेस दोनों की भारी गुटबाजी होने के बाद ये सामने आ रहा है कि पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश में सबसे पहली जीत दर्ज कराने वाले समाराम गरासिया की दावेदारी इस बार भी मजबूत है। देवधर सीट से भाजपा के विधायक के रूप में जगसी राम लगातार चौथी बार के विधायक हैं। दावेदार के रूप में वसुंधरा राजे के गुट के माने जाने वाले मोतीलाल कोल भी हैं। वहीं कांग्रेस 2 बार हार कर भी राज्यसभा पहुंचने वाले नीरज डांगी अपने खास लोगों को टिकट दिलाने की दौड़ में है। वहीं नहरी क्षेत्र से आने वाले जिले के एक डॉक्टर साहब भी रेवदर में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। नीरज डांगी गुट को चुनौती देने वाले डॉक्टर साहब को ज्यादातर वक्त रेवदर में ही बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी अपने कैडर और गुजरात सीमा से सटे होने के बूते इस सीट पर जीत का दावा कर रही है। बात करते हैं जालौर जिले की। वीर वीरम देव के बलिदान और दुनिया भर के 40% ईसबगोल प्रोडक्शन के जरिए अपनी अलग पहचान रखने वाले जालौर जिले की राजनीतिक बेहद उसकी सपाट दिखती है और प्रदेश के दूसरे जिलों के सियासी दावपेच के बजाय सीधी बात कहने और सुनने वाले जालौर जिले के लोग आज भी उसी दोहे की बात पर चलते दिखते हैं, जिसमें कहा गया था कि आब फटे दर उल्टे, कटे बगतारा कोर, टूटे सिर धड़ तड़फड़े, जद छूटे जालौर। यह दोहा आक्रांताओं के जालौर आक्रमण के दौरान कहा जरूर गया था, लेकिन सटीक आज भी उतना ही है जितना कई सदियों पहले था। जालौर के किसी बाशिंदे को आप जालौर से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन जालौर के बाशिंदों में रची बसी जालौरी संस्कृति बाहर नहीं ले जा सकते। सिरोही की तरह यहाँ का भी सियासी तापमान गुजरात से आने वाली हवाएं ही तय करती हैं और उसी से पूरे गोड़वाड़ की तरह जालौर में भी जोहर करने की हद तक संघर्ष करने के बावजूद कांग्रेसी पिछले 2 चुनाव में बुरी तरह पिछड़ रही है। बात जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र की करें तो एक जमाने में पंजाब से आने वाले बूटा सिंह के बूते कांग्रेस की चुनावी नैया पार होती थी। मंडल कमंडल की आंधी के बाद हुए चुनाव में चित्तौड़ से आए कैलाश मेघवाल ने बूटा सिंह को हरा जरूर दिया था, लेकिन बूटा सिंह ने 16 महीने बाद ही 1991 में चुनाव में जबरदस्त वापसी कर ली थी और 90 के दशक के आखिरी में आते आते बूटा सिंह का खूंटा कुछ ऐसे उखड़ गया कि उसके बाद हुए 4 आम चुनाव में कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। 2004 के आम चुनाव केंद्र में कांग्रेस में कम बैक करने वाले चुनाव साबित हुए, लेकिन जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर प्रवासियों ने सुदूर आंध्र प्रदेश से सुशीला बंगारू को बुलाकर ऐसा पासा पलटा कि बूटा का खूंटा हमेशा के लिए उखड़ गया। बंगारू लक्ष्मण के निधन के बाद इसी मिट्टी के प्रवासी देवजी पटेल की हैट्रिक वो लगा चुके हैं और पिछले 2 चुनाव से यहाँ की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी काबिज है। जातिगत वोटों की एकता और बीजेपी की आपसी बगावत सांचौर सीट को 2 बार कांग्रेस के खाते में डाल चुकी है और अब सांचौर को जिला बनने के बाद एक बार फिर कांग्रेस इस सीट पर बेहद मजबूत नजर आ रही है, लेकिन सांचौर को जिला बनाने की घोषणा के बाद रानीवाड़ा और भीनमाल में उपजा असंतोष बीजेपी को बड़ा बेनिफिट दे सकता है। धरातल पर भाजपा नेताओं की सक्रियता भले ही नहीं बराबर रही हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर भाजपा मजबूत है। जालौर सीट से पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग विधायक हैं। जोगेश्वर गर्ग की सक्रियता के कारण उन्हीं को टिकट मिलने और रिपीट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि दावेदारों के रूप में अमृता मेघवाल का नाम भी है। कांग्रेस से हारी मंजू मेघवाल को फिर से टिकट मिलने की संभावनाएं चल रही हैं। प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा धरातल पर जालौर में गिनाने लायक काम नहीं दिखना कांग्रेस की राह में कांटा बन सकता है, यानी एक बार फिर बीजेपी यहां चुनाव जीतती नजर आ रही है।
आहोर सीट से छगन सिंह मौजूदा विधायक हैं। धरातल पर काम करने और सक्रिय रहने के कारण छगन सिंह को वापस भाजपा मैदान में उतार सकती है। पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित को भी टिकट हासिल करने के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो केंद्र से लाकर अपने क्षेत्र में जनता को लाभ दिलाने की भी कोशिश विधायक छगन सिंह की ओर से करी जा रही है। कांग्रेस से सवाराम पटेल और ओम सिंह चंद्राई की प्रबल दावेदारी सामने आई है और इस सीट पर भी बीजेपी मजबूत स्थिति में है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से पूराराम चौधरी भाजपा विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्षेत्र में दबदबे और समर्पित रहने के कारण भाजपा वापस चुनाव में उनको उतार सकती है और इसी क्षेत्र से भाजपा के नेता सावलाराम टिक्कम सिंह देवासी का भी नाम दावेदारों के रूप में सामने आ रहा है। कांग्रेस की ओर से समरजीत सिंह के अलावा श्रवण सिंह राठौड़ और पुखराज पराशर के शागिर्द ओम सिंह चंद्राई की भी दावेदारी मानी जा रही है। जमीनी स्तर पर भाजपा विधायक पूराराम चौधरी ने प्रभावी कामकाज नहीं करवाए, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट के और जिला न बनाने का असंतोष पूराराम के पक्ष में जाता दिखता है और इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। और रानीवाड़ा से भाजपा के नेता नारायण सिंह देवल चुनाव जीतते थे। कद्दावर नेता होने के कारण टिकट वापस रिपीट हो सकता है, लेकिन क्षेत्र में विकास के कार्यों की बात करें तो काम औसत ही रहा है। रतन देवासी हारने के बाद माउंट आबू की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर रमेश देवासी भी तगड़ी दावेदारी कर रहे हैं। रतन देवासी यहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, लेकिन 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं और इस बार भी रानीवाड़ा से भाग्य आजमाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए। सांचौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से राजस्थान सरकार में मंत्री सुखराम बिश्नोई प्रतिनिधित्व करते हैं। सांचौर के जिले बनवाने की अहम भूमिका निभाने वाले सुखराम बिश्नोई ने खुद की जीत का बड़ा कारण तैयार कर लिया है। हालांकि सुखराम बिश्नोई के पुत्र अपने पिता की गैर मौजूदगी में पिता का दायित्व निभाने की भी कोशिश करने के कारण चर्चाओं में रहते हैं और भाजपा से दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी तो दावेदारी कर ही रहे हैं, लेकिन खेमेबाजी बीजेपी को डुबो देती है हमेशा और इस बार सांसद देवजी पटेल को भी यहां से विधायकी चुनाव लड़ने की चर्चाएं जबरदस्त हैं। अभी चुनावी जंग में कुछ वक्त बचा है। हार जीत कुछ हद तक टिकट बंटवारे पर ही टिकी रहती है। जनता की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टियां सिटिंग एमएलए का टिकट भी काट देती हैं और नए चेहरों को मौका देती हैं। और टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस और बीजेपी कितने सिटिंग एमएलए को फिर से मौका देती है या नहीं देती, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तो तय है कि सत्ता की वापसी में दोनों पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं और सब कुछ चेहरों पर भी डिपेंड करता है। भले ही फर्स्ट इंडिया के सर्वे और इस प्रोग्राम को देखने के बाद बुरा लगा हो, कई लोगों को अच्छा भी महसूस हुआ होगा, कई नेताओं और पार्टियों को सोच विचार भी करना पड़ा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब गलत है तो कुछ कहेंगे कि ये बिल्कुल हकीकत है। हालांकि सियासी समीकरण दिखाने के पीछे फर्स्ट इंडिया का मकसद यही है कि जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाएं और चुनाव में समय रहते वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।